सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से आपका उद्यमिता प्लेटफॉर्म पर। सर आपने बहुत आपका बिजी शेड्यूल था, जैसा कि मैं बात कर रही थी आपसे, तो उसके बाद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू उद्यमिता हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच ऋचा। थैंक यू सो मच सर। सो मैं हमारे एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ काफी जुड़ चुके हैं, तो हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। यस श्योर वी कैन। ओके सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इधर यू गाइज आर डूइंग योर ओन बिजनेस और यू गाइज हैव सम प्लान टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, इधर स्टार्टअप और सम एमएसएमई काइंड ऑफ बिजनेस। तो आप लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप में से कितने लोगों का बिजनेस अभी चल रहा है और हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग दैट वंस वी विल गेट थ्रू द टुडेज सेमिनार। आज हम कुछ जानकारी लेंगे और इसके बाद हम अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। आरशी, प्रवीण जी, यस। And one more thing, please keep interacting with me during our session so that we can give you more knowledge, more insight about the schemes, whatever central government has offered to the MSME। करीब 6 करोड़ यूनिट्स हैं MSME की जो कि रजिस्टर्ड हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन जिनके पास है। और अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो इसका 3 टाइम्स आप देखेंगे ऐसे लोग होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। दो दे आर MSME बट दे डोंट हैव MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्टिल वी कैन कॉल देम MSME फॉर अवर नॉलेज पर्पस। कि आप देखो कि टोटल जो GDP है इंडिया का, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो कितना ज्यादा MSME का है। और अगर आप मई 21 के बाद आप देखते हो, व्हेन दी थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन अपडेटेड इनहांस्ड टू 250 करोड़, तो उसके बाद अराउंड 90 मोर देन 90% ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज आर कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ MSME। तो MSME का बहुत बड़ा ब्रॉडर स्कोप है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है आपके MSME सेक्टर में। दे हैव लॉन्च सो मैनी स्कीम्स इधर फॉर द प्लांट एंड मशीनरी, फॉर द प्रोक्योरमेंट। मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट को MSME से ही परचेज करना है। आप PMHGP की बात करते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो डबल कर दी गई है, सो दैट आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा पैसे मिले, ज्यादा फंडिंग मिले, सब्सिडी मिले, जिससे कि आप अपना अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकें। CGT EMSE स्कीम है जिसमें 2 करोड़ तक की आपको फंडिंग मिल सकती है। अगर आपको इन्हांसमेंट करना है, रीडेवलप करना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, स्टिल यू विल गेट सब्सिडी एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। So lot of opportunities are there. So before going through and starting with the presentation, first I want to understand कि आप सब लोगों का क्या प्लान है, क्या एक्सपेक्टेशन है। सचिन जी, ऑलमोस्ट आई एम रेडी टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। इंद्रजीत सिंह के कोलेट्रल फ्री लोन। राज शर्मा जी, यस आई वाज टॉकिंग अबाउट द CGT MSE, जहां की 2 करोड़ तक का आपको कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट जो लोन है वो आपको मिल जाएगा। 5 year in business and looking for funds for machine purpose। Pratim Roy ji, just to update you, other than the scheme, there are separate scheme for MSME through which you can get the plant and machinery on lease। तो स्कीम्स तो हैं ही, अदर देन स्कीम्स की भी अगर आप बात करते हैं, सो यू विल गेट प्लांट एंड मशीनरी ऑन रेंटल बेसिस। सो यू डोंट नीड टू गिव 100% फंड आउट देयर। R&D एक्टिविटीज के लिए यस, इसके लिए भी सेपरेट अगर आप क्लस्टर डेवलप करते हैं, अनाघा सत्यनारायण जी, उसके लिए भी फैसिलिटी है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके ओके, सो thank you so much for your overwhelming response, and I can see a lot of participants are sharing their views that yes, they are starting venture, they are doing business, so great, so good to go। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और अब आप लोग चैट बॉक्स से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे। व्हेन आई विल टेल यू कम ऑन द चैट बॉक्स, तब आप चैट बॉक्स के बारे चैट बॉक्स में आएंगे और अपने जो क्वेरीज हैं उसको डालेंगे। एक्सपोर्ट्स के लिए भी यस, उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स है। एपिडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको बहुत सारी फंडिंग देता है, आपको इन्वेस्टर मीट भी करवाता है। जो परचेज लोग करते हैं, जो सप्लायर हैं, जो सप्लाई करते हैं, उनकी मीट भी करवाते हैं, सो दैट आप इंटरेक्ट करके नई अपॉर्चुनिटीज को देख सके। वर्ल्ड वाइड ट्रेड फेयर्स होते हैं,
So you can join that trade fairs as well. You can showcase your product and you can get new business from the world. Yes, process भी discuss करेंगे, definitely process discuss. Yes, so now we'll start with my presentation where I will be discussing about many schemes, more than 15 to 20 schemes, जैसा कि आपको पोस्टर में भी बताया गया. The first one is PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. सेकंड कि अगर इस PMEGP या मुद्रा की जो यूनिट एग्जिस्टिंग है, इफ वी वांट टू इनहांस या अपग्रेड हम करना चाहते हैं, सो इज देयर एनी स्कीम? यस, you will get second loan for the upgradation of existing PMEGP and Mudra units. Then coming on the broader part कि थोड़ा सा और बड़े लोन अगर चाहिए तो भी क्या स्कीम है. Then we'll discuss about the credit guarantee scheme for micro small enterprises, that is CGTMSE. Post that we'll be discussing about the MSc CDP scheme, that is called माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉमन प्लेटफॉर्म अगर आप बना के और कुछ काम करना चाहते हैं. देन वी हैव स्फूर्ति, ASDP, ATI स्कीम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम. तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि लेट से आपने अगर वेंचर स्टार्ट कर दिया है और आपके फंडिंग ब्लॉक हो रही है, आपको पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है? इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, द यूज अमाउंट, कैन वी हैव एनी अदर अल्टरनेट? ट्रेड फाइनेंसिंग क्या होता है, कैसे होगा? विल डिस्कस दैट पार्ट एज वेल. अगर मैं मिस करूं तो ये पॉइंट्स आप नोट करके रखना कि जो डेट रिकवरी है वो कैसे सर हो सकती है, उसमें क्या सोल्यूशन है आपके लिए. और अगर मैं बिल डिस्काउंटिंग करता हूं तो क्या सुविधा है उसके लिए. अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी को हायर करना है तो क्या सुविधा है उसके लिए. अगर मैं लास्ट में मिस करता हूं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. इससे ये प्रतीत होएगा कि यू गाइज आर अटेंटिव, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं इस सेशन को. अभी आप सबको मेरी पीपीटी दिख रही है सर? तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत से. सो MSME एक ऐसा सेगमेंट है कि आप एक्सपोर्ट में भी देखें तो बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है. और अगर आप MSME को छोड़ दें तो MSME के अलावा तो दुनिया चल ही नहीं सकती है, राइट? तो अब अगर MSME के अलावा दुनिया नहीं चल सकती है तो हम MSME को क्या सपोर्ट करते हैं, इस बजट में क्या उसको कुछ सपोर्ट मिला है? आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड आप लोगों को क्या कोई जानकारी है कि कोई पैकेज अनाउंस हुआ था, कुछ सेपरेट स्कीम्स अनाउंस हुई थी? आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसे देखता हूं. वी हैव 50 सेकेंड फॉर दिस. Don't know, not much idea. I'm not going to share my PPT. आपको सेशन में रहना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, आपको PPT नहीं मिलने वाली है. ओके ओके फाइन. तो सर मैं आपको बताऊंगा आत्मनिर्भर भारत का जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक स्लोगन चल रहा था वो कब से आया, जब हमारा कोविड का पीरियड चल रहा था, सेकेंड वेव. तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया था. उसमें बहुत सारी स्कीम्स थी. स्ट्रेस्ड अकाउंट के लिए भी उसमें मोरेटोरियम दिया गया था, जो रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस दिए गए थे, बहुत सारी चीजें थी. तब से एक जुनून आया है लोगों में. एंड एवरी डे आई गेट अराउंड 30 to 40 कॉल्स कि सर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. पैन इंडिया से मेरे पास कॉल्स आते हैं कंसल्टेंसी के लिए कि सर मुझे आप बताओ इस स्कीम में क्या फायदा होगा, कैसे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्या एलिजिबिलिटी है. So I can see drastic change on the mentality of young India because now we are becoming the job creator instead of being a job seeker. अब हम जॉब के लिए नहीं भागते हैं बल्कि हम जॉब क्रिएट करते हैं. तो आत्मनिर्भर भारत का एक यही लक्ष्य है कि हम खुद ही जॉब क्रिएट करें, अपना खुद वेंचर स्टार्ट करें और खुद प्रॉफिट कमाएं और दूसरे लोगों को रोजगार दें. अब इस आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हम और आप एक अच्छा बिजनेस करेंगे. और हम आप एक अच्छा बिजनेस तब कर सकते हैं जब हमारा एक अच्छा जो आइडिया है उसको समय से फंडिंग मिल जाए.
अराउंड मोर देन 35% जो बिजनेस होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनको बंद करना पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज दे डोंट गेट द टाइमली क्रेडिट फैसिलिटी। वो बैंक के चक्कर लगाते हैं, अलग अलग जो एनबीएफसीज हैं उसके चक्कर लगाते हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है, और गवर्नमेंट जैसे डीआईसी सेंटर्स भी जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि किससे बात करनी है, कौन मुझे डिटेल देगा। इस वजह से टाइमली उन्हें फंडिंग ना मिल पाने की वजह से कैश क्रंच होता है और वो अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते। जो 6 करोड़ यूनिट्स एमएसएमई में है, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 29% ऑफ द इंडिया जीडीपी एंड अप्रॉक्स 45% टू द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। अब इस 45% की मैं बात करता हूं उनके लिए जो कि रजिस्टर्ड हैं, 40% जो एक्सपोर्ट है वो इन्हीं के थ्रू होता है, लेकिन इफ यू इंक्लूड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर मैं लिज्जत पापड़ या लेज जो चिप्स है वो बनाता हूं, लेकिन वो मैं डायरेक्टली नहीं बनाता हूं, मेरे छोटे छोटे नीचे कई सारे वेंडर हैं जो एक आलू को क्लीन करता है, एक कलेक्शन करता है, फिर क्लीन करने के बाद एक टेस्टिंग करता है क्वालिटी की, तब एक साइज का जो है प्लानिंग करता है कि प्रॉपर साइज में है, उसका सेग्रीगेशन हो जाता है, फिर इसके बाद उसकी कटाई होती है। तो ये छोटे छोटे प्रोसेस अलग अलग वेंडर्स को अगर मैंने बांट रखे हैं, तो वो वेंडर अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं लेके रखे हैं तो दैट वेंडर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस परसेंटेज। So if we include that percentage as well, so this may go up to 30 to 40 more percentage in addition. और एक ही एमएसएमई सेक्टर ऐसा है कि यहाँ आपको बहुत ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे आपको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ इतने बड़े फंड की आवश्यकता नहीं होती, बट एक नॉमिनल फंड्स की आवश्यकता होती है। अगर वो आपको टाइमली मिल जाए और उसी का रोटेशन सही से होता रहे तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेगमेंट की अगर आप बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और उस सेगमेंट के बाद ये एमएसएमई एक ऐसा सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट है, जो कि सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहीं से होता है। अराउंड 2006 में ये एक्ट आया था, एमएसएमई एक्ट, और 14 साल बाद इसमें अपडेट आए, इसमें चेंजेस आए। उन चेंजेस को इंक्लूड किया गया सो दैट कि हम अपने एमएसएमईज को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना पाए, टाइमली उन्हें सपोर्ट दे पाए, सब्सिडी दे पाए, उनका स्किल डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि एमएसएमई पीछे क्यों रहता है? बिकॉज हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी होती है। अगर एक आप देखो छोटा बिस्किट बनाने, या एक में आप रेडी में अगर अपने घर में आसपास घूमते हैं तो एक रेडी लेके घूमता है, नान खटाई बेचता है, आप उसे देखो उसका पूरा मैनुअल प्रोसेस है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि उस प्रोसेस को अगर मैं ऑटोमेट कर दूं और मैं अपना प्रोडक्शन उसका बढ़ा दूं, तो मेरी एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और जब ये दोनों चीजें सिंक होंगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। अब एमएसएमई जो एक्ट बना उससे गवर्न करने के लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है। उस एमएसएमई मिनिस्ट्री के क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करना और फैसिलिटेट करना। क्योंकि एमएसएमई को अगर क्रेडिट टाइमली नहीं मिलता है तो वो अपने बिजनेस साइकिल से दूर हो जाएंगे और अपने बिजनेस को टाइमली कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। लेट्स से मैं अगर मोबाइल के किसी पार्ट का एक चिप मेमोरी कार्ड बनाता हूं और उस मेमोरी कार्ड को सप्लाई करने का अराउंड 1000 मेमोरी कार्ड को सप्लाई करने का मेरे पास ऑर्डर मिला, बट उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आई नीड रॉ मटेरियल, आई नीड माई ह्यूमन रिसोर्स, आई नीड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल जो मशीनें हैं जिनसे उसमें चिप बनेगी, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। अगर ये सारी चीजों को मैं अवेलेबल नहीं करा पाया तो मैं उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। So that is why the flow of credit is very important for the MSME. I would not say this is important for only MSME, but each and every business industry. Second, competitiveness. Competitiveness कैसे आप बढ़ाओगे? जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो। लेट्स से आप एक विलेज में रहते हैं और एक नॉर्मल खेती आपकी, जैसे दो फसलें होती हैं रबी और खरीफ की, आपने नॉर्मल फसल की, आपने चना या धान या गेहूं कुछ नॉर्मल निकला जैसे खेत से, आपने उसे छोटा मोटा हल्का प्रोसेस करके आपने बेच दिया, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है।
अब हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर आप बात करेंगे तो एक आपका सेपरेट स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्पेसिफिक तरीके से एक जो एसओपी है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी उस खेती को करने के लिए। फिर जो प्रोड्यूस आपका आएगा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनेगा, जो खेती का आउटपुट आपको मिलेगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसकी पैकिंग की जाएगी एक अच्छे डिजाइन में। क्यों पैकिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सो दैट इज व्हाई पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी, व्हाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सम ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज आस्किंग कि सर अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो क्या कोई फैसिलिटी है? सर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि छोटी मोटी क्वांटिटी एक्सपोर्ट नहीं होती, बहुत टन्स में माल जो है वो एक साथ बाहर जाता है, क्योंकि शिप में जाएगा। शिप छोटा तो होगा नहीं, बहुत बड़ा शिप होगा, जहाज। अब उसमें आप कंटेनर बुक करोगे, लेट से एक कंटेनर भी बुक करना है तो कितने टन्स का माल एक कंटेनर में आएगा? एटलीस्ट उतना माल आपको मेंटेन करके देना पड़ेगा। अब अगर आपने उस कंटेनर में माल दे दिया और उस माल में छोटा सा कोई डिफेक्ट आ गया या क्वालिटी में थोड़ा सा कुछ इश्यू आ गया और पूरा का पूरा कंटेनर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, तो अगर वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप सोचो कि आपकी क्या हालत होगी। आपका तो घर बिक जाएगा इस चक्कर में, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच फंड, यू कैन नॉट गेट दैट प्रोडक्ट बैक कि ठीक है सर कोई बात नहीं वापस भेज दो, क्योंकि जाने की इतनी ज्यादा कॉस्ट थी, अब वापस लाने की कॉस्ट हो जाएगी और उसका यूज भी नहीं होगा। सो दैट इज वाई क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू सी कि किस कंट्री में, अगर यूरोपियन कंट्रीज में है तो उनका सेपरेट एक टेस्टिंग का पैटर्न है, उसका एक लाइसेंस दिया जाता है। अगर आपके पास वो लाइसेंस है EU का, तो ही आप उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाओगे। उनका एक पैरामीटर होता है, तो आपको पैरामीटर वो चेक करने के लिए लैब चाहिए, और MSME के पास तो कोई लैब होती नहीं है। वो तो वन मैन आर्मी होते हैं, खुद ही प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद ही पैक करते हैं, खुद ही बेचते हैं, खुद ही कलेक्ट करते हैं, और अगर पैसे टाइम पे नहीं मिले तो खुद झगड़ा भी, रिकवरी का प्रोसेस भी खुद ही कर लेते हैं। बट इफ यू वांट टू गो अलोंग, इफ यू वांट टू गो टू फार, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट हो, उसके लिए टेस्टिंग लैब करना पड़ेगा। वहां पे आएगी बात क्लस्टर डेवलपमेंट की, जो कि गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करती है कि अगर आप क्लस्टर डेवलपमेंट करते हैं तो जितनी प्लांट मशीनरी आप टेस्टिंग की लैब के लिए लगाएंगे, अराउंड 80% की सब्सिडी आपको वहां दी जाती है। एक बल्क प्रोडक्शन की यूनिट लगाते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप वेयर हाउसिंग के लिए क्रिएट करेंगे तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा, then you can get benefit of any particular scheme. And yes, Udyamita Helpline is working ahead. They are working to give you support 24/7 कि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो उद्यमिता हेल्पलाइन की जो पूरी टीम है आपके लिए रेडली अवेलेबल है। अब कम्पिटिटिवनेस के बाद आता है टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कि आपको बोला कि कोई अगर मैनुअल प्रोडक्ट है, मैनुअली हम उसमें काम करते हैं और वो काम कंप्लीट होने में लेट से 4 घंटे लगते हैं, उसी को अगर मैं ऑटोमेट कर देता हूँ, यू कैन सी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल में है, जो कि रोबोट से काम करवाती हैं। सो नाउ वी आर वर्किंग, वी आर हियर ऑन द 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ डिजिटाइजेशन, जहाँ की सारी चीजें इंटरनेट और डिजिटल तरीके से चलती हैं। आजकल हम पेमेंट भी 1 सेकंड भी नहीं लगता, हमने क्लिक किया और पेमेंट चली गई। तो अगर इस एरा में हमने टेक्नोलॉजी को सिंक नहीं किया अपने बिजनेस से, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का, IT का इस्तेमाल नहीं किया, तो हम बहुत ही ज्यादा पीछे चले जाएंगे। तो अगर हम मैनुअल प्लांट मशीनरी को, मैनुअल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप में से हमारे कोई मित्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जॉब वर्क का काम कर रहे हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड, दे विल बी एग्री विद मी कि वहां पे भी सारा लगभग 90% जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। एक रॉ मटेरियल आप कॉटन या थ्रेड डालेंगे, पूरा का पूरा कपड़ा बन के लास्ट में आपको प्रोसेस मिल जाएगा। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता चला जाता है। तो आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन मिनिमाइज, यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट एंड टाइम एंड इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। Because if your cost will reduce, your price will automatically reduce, and if your price will reduce, then you can compete with your competitor and in the perfect market. और जब आप compete कर पाएंगे, जैसे चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है, तो अगर आपको उस प्रोडक्ट से compete करना है तो आपको अपनी कॉस्टिंग उस लेवल पे लेके जानी पड़ेगी कि एटलीस्ट आसपास आप पहुंच सके। क्योंकि लोग बोलते हैं बाइकआउट चाइना, मैं बोलता हूं भैया बाइकआउट करना,
बट उस बाइकआउट का करने के लिए पहले उस लायक तो बन जाओ, अपनी चीजें अवेलेबल तो करवा लो। आपने बाइकआउट कर दिया, फिर आपके पास भी बनाने की क्षमता नहीं है, आप बना नहीं सकते, तो भैया आप अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे, राइट? देन मार्केटिंग सपोर्ट। if anybody has joined from Delhi, so दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनली अलग अलग लोकेशंस पे, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, राजस्थान हो गया, हर स्टेट गवर्नमेंट एक ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करती है, इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे आपको एक वेन्यू, एक एरिया दिया जाता है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, क्या यूनिक है आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में, और उन चीजों को मार्केट कैसे करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। जैसा मैंने आपको बताया, जो एक एमएसएमई है, अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक एमएसएमई हूं, तो मुझे ये नहीं पता कि अकाउंट कैसे मेंटेन करने होंगे। मेरे दिमाग में थॉट आया, मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट हूं, मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एक पानी के जो बॉटल बनाते हैं उसका एक प्लांट लगाना है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने यूट्यूब में डाला कौन कौन बेचता है, मैं गया किसी से आसपास किसी से लोन लिया, मैं वो प्लांट सेटअप कर दिया, और जो रॉ मटेरियल है वो भी मैं लेके आया। अब बात आती है कि भैया मैं तो चला नहीं सकता हूँ उस प्लांट को, सो आई नीड सम रिसोर्सेस और सम एक्सपर्ट हु कैन रन माय मशीन एंड हु कैन सपोर्ट मी फॉर द प्रोडक्शन। अब उस प्रोडक्शन को करने के लिए लेट से मैं आसपास के किसी बंदे को बुला लाया कि भैया ये मशीन है, ऐसे ऐसे करके आप चला लेना, तो क्या वो स्किल्ड है? अगर कोई टेक्निकल इश्यू आएगा या कहीं लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस है, अगर आप उसको थोड़ा सा कटिंग कर सको या थोड़ा एक स्टेप में प्रोसेस कर सको या रीयूज कर सको, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आप एक ट्रेंड या स्किल्ड स्टाफ को यूज करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, आपकी कॉस्टिंग कम होगी, इंस्टेड ऑफ अनट्रेंड या अनस्किल्ड वर्कर, क्योंकि वहां पे आपका लॉस ज्यादा होगा, जो प्रोडक्ट की वेस्टेज है वो ज्यादा होगी और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। देन क्रिएशन ऑफ न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस, जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी जो सोच है वो जॉब क्रिएटर बनाने की है। सो वी विल गिव फंडिंग टू द पीपल हु हैव थॉट प्रोसेस, हु हैव सम आइडिया टू क्रिएट न्यू रेवेन्यू मॉडल, create new venture, who can generate the employment, who can give employment to the young people of our country। तो हम ऐसी चीजों को कैसे क्रिएट करें, उसके लिए पीएमएजीपी की जो स्कीम है उसको डबल लिमिट कर दी गई है। पहले जो फंडिंग की थ्रेशोल्ड थी उसको डबल कर दिया गया है। केवीआई जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, वो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है, वो भी इन काफी स्कीम्स में आपको सपोर्ट करेंगी फंडिंग के लिए। अभी आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया, थोड़ा ब्रेन वॉश कुछ हुआ? यस, आपको मैंने जो लोकेशन बताई है और आपको एक एमएसएमई की साइट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो यू कैन विजिट दैट साइट, और उस साइट में जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केटिंग का सपोर्ट आपको कैसे मिल सकता है। लेट अस मूविंग फर्दर कि सर अगर मैंने एमएसएमई मिनिस्ट्री पढ़ लिया, मुझे पता है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ये करती है, बट सर मुझे फायदा क्या मिलेगा? व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट इफ वी रजिस्टर आवरसेल्फ एज अ एमएसएमई? नाउ क्वेश्चंस कम कि सर ये जो फायदा है वो कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ एमएसएमई और उद्यम। पहले इसको एक सर्टिफिकेट होता था उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करके, जहां से हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता था। अब उसे, पहले उद्योग आधार का मेमोरेंडम मिलता था, अब उसे हम उद्यम सर्टिफिकेट बोलते हैं। 1 जुलाई के बाद जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे आपको उद्यम का सर्टिफिकेट मिलेगा। इमीडिएट नहीं मिलता है, क्योंकि आप जो डिटेल देते हैं दैट इज नीड टू बी वैलिडेटेड फ्रॉम जीएसटी एंड इनकम टैक्स पोर्टल, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट एंड turnover criteria has been updated and that need to be checked। अगर आप बोलते हैं कि मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ का है, तो क्या वो 10 करोड़ का टर्नओवर इनकम टैक्स में आपने दिखाया है या नहीं दिखाया है, जीएसटी में दिखाया है या नहीं दिखाया है, विद व्हाटएवर यू सेड इज वैलिडेटेड, और अगर वो सही पाया जाता है देन योर एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड एंड यू विल गेट सर्टिफिकेट।
जीरो अपलोड, आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है, कहीं सेल्फ अटेस्ट नहीं करना। आप जो सेल्फ डिक्लेयर करेंगे, whatever you will declare in the portal, that will be accepted by the department. तो आपको किसी से कुछ वेरीफाई नहीं करवाना है, जो डिटेल आप दें वो आप सही डिटेल दें, क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा कुछ डाल दिया और खुदा न खास्ता आपकी किस्मत खराब रही और वेरिफिकेशन हो गया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हम किन चीजों के हकदार हो जाते हैं? सबसे पहले प्रायोरिटी लेंडिंग। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि मैं बात कर रहा था, तो अब मैं चैट बॉक्स में हूँ। चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि जो ट्रेडर है, ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है, क्या वो उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकता है या नहीं ले सकता? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। सचिन प्रकाश जी कह रहे हैं यस सर, मुझे तो लगता है कि नहीं ले सकते। अगर आप बोलते हैं कि यस ले सकते हैं तो कैसे? क्योंकि एक एंट्री नंबर 45, 46, 47 था जो एनआईसी की कोड की लिस्ट थी, उसमें जो ये ट्रेडर्स थे उनको डिसअलाउ किया गया था, निगेटिव लिस्ट में दिए गए थे कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो क्या आज भी ऐसा कुछ है कि वो ले सकते हैं या नहीं, या कोई चेंजेस आए हैं? हमारे एमएसएमई मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी थे वो बहुत अच्छा ये डिसीजन दे के गए हैं और बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने एमएसएमईज के लिए। बिलो 1 करोड़ कैन रजिस्टर। सर ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। निहार नायक जी, देर इज चेंज एंड ट्रेडर्स आर अलाउड टू गेट रजिस्ट्रेशन। अनिल शिकोडी जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है अब अलाउ कर दिया गया है? डू यू हैव एनी सर्कुलर और एनीथिंग? ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक है सर, मान गया सर, बिल्कुल पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ आप पोस्ट कर दो, लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट ग्रास रूट लेवल। यस रोहित जी, हम लोग इसीलिए तो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो उद्यमिता हेल्पलाइन है आपके साथ खड़ी है, सो दैट आपकी जो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस आप फील करते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें। तो यस, जो ट्रेडर्स हैं वो भी पीएलआई के लिए एलिजिबल हैं और वो उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। पहले ये अलाउड नहीं था, बट अब ये अलाउड है, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब क्या फैसिलिटी मिलेंगी अगर आप एमएसएमई में आ जाते हैं? द फर्स्ट वन इज प्रायोरिटी लेंडिंग। आप अप्लाई करेंगे डीआईसी सेंटर में, जो स्कीम्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबकी, आप अप्लाई करेंगे, वो जो एप्लीकेशन है वो मूव की जाएगी रिस्पेक्टिव वेब बैंकर्स को। बैंकर उसमें आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, उनको ठीक लगता है तो वो लोन को अप्रूव कर देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आप इस पूरे ट्रेल को चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दिया था, किस लेवल पे, कहाँ पे पेंडिंग है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर प्रायोरिटी लेंडिंग यू कैन गेट द कोलेटरल फ्री लोन्स एज वेल। आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% लोन आपका अनसिक्योर्ड हो जाएगा। आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो कोलेटरल सपोर्ट गवर्नमेंट का जो सीजीटी ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है, वो देगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। क्योंकि हम भारत में रहते हैं दोस्त, और यहाँ फ्री कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एडवाइस के। और आज हम एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि उद्यमिता हेल्पलाइन के साथ आप लोग जुड़े हैं। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करेंगे सो यू विल हैव टू पे द फीस ओनली, देन यू कैन गेट एडवाइस। तो आज आप लोग जो भी इंटरेक्ट करेंगे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। Then apart from collateral fees, you will also get the promotional subsidies. Like if you talk about the PM EGP, so you can get around 35% of your project cost. अब वो 35% मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो कैसे मिलेगी, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन टुडेज सेशन। देन अगर आप पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे कुछ लोगों का अपना नया वेंचर है, नई क्रिएटिविटी है, तो आप उस प्रोसेस पे अगर पेटेंट लेना चाहते हैं, या फिर आप अगर रजिस्ट्रेशन ISO वगैरह में सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं, तो उसमें जो चार्जेस लगेंगे उसका भी रिम्बर्समेंट हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 से 2% की आपको सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एग्जम्प्ट किया जाएगा। जो पेमेंट के लिए प्रोटेक्शन है, सो
कैन एनीबडी टेल मी कि क्या थ्रेशोल्ड है, कितने दिन से ज्यादा पेमेंट डिले होगी तो एमएसएमई को कुछ इंटरेस्ट भी मिल सकता है? एनीबडी? यस, ट्रेडमार्क में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। रोहित जेठवानी जी, केयूर, एमसीएस, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। सृष्टि जी, गुड, क्या बात। रवि जी, ये 3 मंथ का पीरियड नहीं है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। अरुण जी, एनपी भटनागर जी, ये ठीक नहीं है, मोर देन 6 मंथ ऐसा थ्रेशोल्ड नहीं है। अमित पटेल जी, वेरी ट्रू। So yes, there, as per the MSMED Act 2006, Section 15 talks about the delay in payment to micro and small enterprises, and that says कि अगर आपका जो पेमेंट है वो 45 दिन से ज्यादा डिले होता है तो आपको आरबीआई के रेट से 3 गुना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने क्रेडिटर को। और इसकी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में डील करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड है, सो यू विल हैव टू रिपोर्ट इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज वेल दैट हाउ मेनी फंड्स आर बीइंग ब्लॉक्ड, how much delay happened, and how much interest and principal you need to pay to the MSME and to others. Then in the electricity bill as well, you will get some concession for market assistance, even for the bidding and tenders. In case you file any tender or you participate in any tender, so if you are MSME, so many times you will get waiver to submit the EMD, जो आपको एक फीस देनी पड़ती है टेंडर की और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना पड़ता है, उससे आपको छूट मिल जाती है, आपको नहीं देना पड़ता इफ यू आर रजिस्टर्ड इन दी एमएसएमई। बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपको क्वार्टरली फाइलिंग होती है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स हॉलीडेज हैं, अगर आप उस एरिया में अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं। कुछ कैपिटल सब्सिडीज भी हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कुछ मशीनरीज खरीदते हैं तो उसमें आपको जो कस्टम ड्यूटी है उस पर वेवर मिल जाएगा, कस्टम ड्यूटी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब हम एक एमएसएमई समिट सेटअप करते हैं, एक उद्योग सेटअप करते हैं या एक वेंचर सेटअप करते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम इन अपने बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप किन प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं या आप किन प्रोजेक्ट्स में डील करना चाहते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट जो है आप देखोगे कि उस प्रोजेक्ट में किस तरह के प्लांट एंड मशीनरीज आपको जरूरत पड़ेंगे। वो प्लांट एंड मशीनरी क्या आपको बाहर की कंट्रीज में मंगाना पड़ेगा या आपको लोकल मिल जाएगा? लोकल मिल जाएगा देन यू विल बी डीलिंग इन दी रुपीज ओनली। अदरवाइज अगर वो बाहर की कंट्रीज में आप परचेज करते हैं देन आपका फॉरेन एक्सचेंज का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा और आपको बाहर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लेट से डॉलर लेना है तो वो फिर भी एडिशनल कॉस्ट है। तो क्या कोई बैंक आपको फंडिंग कर सकता है इसके लिए? ईपीसी की लिमिट आपको क्या दे सकता है अगर आप एक्सपोर्ट पर्पस से लेना चाहते हैं उस प्लांट एंड मशीनरी को? सो यू नीड टू डिसाइड कि किस तरीके की मशीनरी आपको चाहिए और कौन उसका सप्लायर है। तीसरा ऑल्टरनेट जो मैंने एक आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे फोरम हैं, ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज और एनबीएफसीज हैं जो कि जिनका एक अरेंजमेंट है डायरेक्ट ऐसी कंपनीज के साथ जो कि उस प्लांट एंड मशीनरी को मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं, बनाते हैं। तो अगर आप उन इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्ट उस कंपनी से वो प्लांट मशीनरी मिल जाएगा। और लेट से आप 5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 5 साल के पीरियड में आपको एक नॉमिनल रेंट पे करना पड़ेगा और 5 साल जैसे पूरे होंगे तो एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आफ्टर 5 ईयर यू विल हैव टू पे अ नॉमिनल रेजिडुअल वैल्यू, और उस वैल्यू को देके उस प्लांट मशीनरी को आप ओन कर सकते हैं, खुद रख सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उसको बाहर कर सकते हैं। वो बंदा जिसको आप रेंट दे रहे थे वो अपनी मशीनरी को ले जाएगा। नाउ कमिंग ऑन दी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस पार्ट, फाइनेंस की आप बात करोगे, मैं ये बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ सो दैट जो लोग नया वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो भी बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सके। अरेंजमेंट के फंड की आप बात करेंगे तो डेट और इक्विटी 2 तरीके के फंड आएंगे। डेट में भी बात करेंगे तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड और प्राइवेट फंडिंग, मतलब अपने आपस के लोगों से आप ले सकते हैं या फिर आप बैंक से फंडिंग को ले सकते हैं। देन यूनिट का डेवलपमेंट होगा, डेवलप करने के लिए आप नेसेसरी अप्रूवल, जैसे आपको अगर
लैंड का अप्रूवल है, वाटर डिपार्टमेंट का अप्रूवल है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का अप्रूवल है, एनवायरमेंट का अप्रूवल है, लेबर डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो ये सब अप्रूवल लेने के बाद, ये क्लियरेंस होने के बाद आप अपना सेटअप कर सकते हैं। देन आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग का भी चेक करेंगे कि टेस्टिंग की कोई लैब है या नहीं, कोई टेस्टिंग लैब की डायरेक्टरी है वो आप देखो, नियर बाई कौन सी है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनने के बाद आपने सप्लाई कर दिया, अब उस सप्लाई के बाद आपका अगर क्रेडिट पीरियड 60 दिनों का है या 50 दिनों का है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फंड उस 50-60 दिन में ब्लॉक ना हो, इमीडिएट आपको फंड्स मिल जाए, सो यू कैन यूज द बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। जो आप एक्सपोर्ट का बिल है या लोकल बिल है, उसको ई ट्रेड का सिस्टम है, ई ट्रेड के थ्रू आप अपने बिल को अपलोड करके वहां बिडिंग की जाएगी, और जो लोएस्ट बिडर होगा वो आपको पैसे दे देगा, और आप इमीडिएट उस पैसे का इस्तेमाल अपने वर्किंग कैपिटल में कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, देन विल डिस्कस ऑन द थ्रेशोल्ड एंड देन विल मूव ऑन द अदर स्कीम्स। ठीक है सर, आपने ईमेल आईडी दे दी, हम आपको पीपीटी कोशिश करेंगे भेज दें, और भी जिन्हें चाहिए होगी तो आप मेल आईडी भेज दीजिएगा, आपको पीपीटी भिजवा दी जाएगी। बट स्टे ट्यून्ड एट दिस सेशन, पहले आपको यहाँ पे समझना होगा। अब एमएसएमई के लिए जो थ्रेशोल्ड है, कितने लिमिट तक का जो आपका टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट क्लासिफाई योरसेल्फ एज अ एमएसएमई। सो दो क्राइटेरिया पहले थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों क्लब कर दिया गया है। तो माइक्रो के लिए आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़। वही अगर आपका ये दोनों क्राइटेरिया आप इससे बाहर हो गए, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, देन यू कैन क्लासिफाई योरसेल्फ एज अ स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर इसके बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ गया अप टू 50 करोड़ और टर्नओवर अप टू 250 करोड़, देन स्टिल यू कैन क्लासिफाई यू एज एमएसएमई इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस। बट अगर इससे ज्यादा भी आप क्रॉस कर चुके हैं, इधर दोनों में से कोई भी आपने लिमिट क्रॉस कर दी, तो आप एमएसएमई की श्रेणी में नहीं आ सकेंगे। सो आई होप आप लोगों को थ्रेशोल्ड और ये सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी जो स्कीम्स है उसके लिए। यस, सो विद रिस्पेक्ट टू सीजीटी एमएससी स्कीम, आप अब ये सीजीटी एमएससी स्कीम जो है, इसमें कितने का लोन मिलता है, ऐसा इस स्कीम की जरूरत क्यों है? सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो वी डोंट गेट फंडिंग ऑन टाइम। टाइमली हमें फंडिंग नहीं मिल पाती है, रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिल पाती, ये सेकंड इशू है। अगर फंडिंग मुझे मिल भी गई किसी एनबीएफसी से, तो वो मुझसे 20% 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो सर अगर मैंने 1 करोड़ का लोन दिया तो 30 लाख तो मेरे इंटरेस्ट में ही चले जाएंगे। अगर 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सो दैट इज वाई यू नीड एडिक्वेट फंडिंग एट एडिक्वेट टाइम एंड एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ये सीजीटीएमएससी स्कीम आपको ऑफर करती है। इश्यू ये आता है कि इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड इफ यू डोंट हैव द बैकग्राउंड, द गुड बिजनेस बैकग्राउंड, then you may not have good capital and security to offer to the banker. And if banker will not get security, then they may not give you the benefit or they may not give you the loan under this scheme या किसी अदर स्कीम में भी। तो जब आपको लोन नहीं मिल पाता आपके पास सिक्योरिटी ना होने की वजह से, तो अगर पूरे भारत में ऐसे ही हो गया तब तो कोई भी बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि आपको सिक्योरिटी फ्री, कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री अगर आपको लोन लेना है, सो यू कैन ऑप्ट दिस स्कीम। और रिस्क परसेप्शन भी, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो रहेगी, आपके लिए अनसिक्योर्ड है बट बैंक के लिए सिक्योर्ड रहेगा, बिकॉज द सिक्योरिटी विल बी ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट। वहां पे एक नॉमिनल परसेंटेज आपको सर्विस फीस देनी है, कमीशन फीस देनी है उस सिक्योरिटी को लेने के लिए, और वो अमाउंट देके एक नॉमिनल सा परसेंटेज आप उस सिक्योरिटी को ले सकते हैं। कैसे लेना पड़ेगा? वो जब आप बैंक में लोन अप्लाई करेंगे, बैंक आपको एक सैंक्शन कर देगा अमाउंट, उस सैंक्शन अमाउंट के बाद बैंक जो है वो अप्लाई करेगा इस सिक्योरिटी के लिए ट्रस्ट को। तो फिर इसके बाद ट्रस्ट से जैसे अप्रूवल आ जाएगा, देन बैंक गिव यू द डिसबर्समेंट, और सम टाइम बैंक डिसबर्स कर देता है, उसके बाद भी सिक्योरिटी ले लेता है, बहुत रेयर केस में से।
अब ये जो स्कीम है सीजीटी एमएससी की, क्वेश्चन कम्स कि सर मुझे ये स्कीम नए वेंचर हैं तो क्या मिल सकती है जिनका पुराना बैकग्राउंड नहीं? जैसे कि अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, कुछ लोगों ने बोला कि सर जो सीजीटी एमएससी स्कीम या बैंक मुझे बोलते हैं कि पुराना वेंचर होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर अगर आप नए बिजनेसमैन भी हैं, नए उद्योगपति भी बनने चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इस स्कीम का फायदा बिल्कुल मिलेगा। So this scheme is available to both to the existing entrepreneur and to the new entrepreneurs both. दोनों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब अगली बात आती है कि सर फायदा तो मिलेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, कैसे मिलेगा? ये मुझे वर्किंग कैपिटल मिलेगा या टर्म लोन मिलेगा या दोनों का कॉम्बो भी मिल सकता है? अगर मुझसे सिक्योरिटी नहीं ली गई तो क्या थर्ड पार्टी गारंटी देने की जरूरत है या नहीं? तो पहली बात तो आप ये समझें कि इस स्कीम को लेने के लिए जो एलिजिबल लेंडर्स हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे कि अब 6-7 बैंक ही आपको भी पता है, अब तो टिप्स में याद हो गए हैं कि भाई एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है, कैनरा है, इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है। तो अगर आप इन बैंक के थ्रू जाते हैं तो आपको इस स्कीम का फायदा मिल जाएगा। दूसरे कुछ आरआरबीज भी हैं। अब इस स्कीम को एनबीएफसीज भी दे रही हैं, कुछ एनबीएफसीज को भी अलाउ कर दिया गया है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस एमएसएमई लोन, और उनका बहुत अच्छा सेगमेंट है एमएसएमई का। इजी लोन है, बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है आपका फंड्स के लिए। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द बोथ फॉर्म, द टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक ईएमआई चुकाना पड़े, बार बार इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, 3-3 महीने में हम ईएमआई दे दें या मंथली ईएमआई दे दें, तो वो स्कीम भी अवेलेबल है। दूसरा, अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी या डब्ल्यूसीडीएल की फैसिलिटी चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल है। या फिर आप चाहते हैं कुछ टर्म लोन मिल जाए, कुछ वर्किंग कैपिटल मिल जाए, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। देन जो थ्रेशोल्ड दिया गया है अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक का लोन आपको इस स्कीम में मिल जाएगा, जिसमें 1 करोड़ तक आपको बहुत ज्यादा आसानी से लोन मिल जाते हैं। सिक्योरिटी जो है वो आपको पर्सनल सिक्योरिटी नहीं देनी, अपनी सिक्योरिटी नहीं देनी, बट सिक्योरिटी विल बी ऑफर्ड बाय द ट्रस्ट डायरेक्टली टू द बैंकर। वो बैंकर की हेडेक है कि जब आपको लोन सैंक्शन करता है तो उसके विद इन 30 डेज सिक्योरिटी वो ले ले। थर्ड पार्टी गारंटी की कोई जरूरत नहीं होती है। इफ एनी बैंकर आस्क यू टू प्रोवाइड थर्ड पार्टी गारंटी, देन यू कैन डिनाई, यू कैन से कि सर आप इसका सर्कुलर पढ़ लो, स्कीम पढ़ लो, सरकार बोल रही है कि आपको फ्री है, आपको कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों दूं आपको। एंड once again this scheme is available to both new and existing entrepreneurs। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? आप बताइए। रोहित जी, मैं किसी एनबीएफसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी एनबीएफसीज हैं किसी से भी आप इस फंडिंग को ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपको दे सके। यस यस यस, प्रीमियम जो मधुमिता जी आप जो कह रहे हैं, यस, एक फीस पे करनी पड़ती है उसके लिए, उसका मैं आगे चर्चा करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नियरली 8 to 10% के बीच में आपको मिल जाता है। दैट अगेन डिपेंड्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी है, आपका अपना सिविल, पर्सनल जो नेटवर्थ है वो कितना अच्छा है। सो आपका अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का, बैंक के साथ टर्म्स और बैंक के ट्रांजेक्शन्स ये कितने अच्छे हैं, दैट डिपेंड्स। इन चीजों पे के बेसिस में आपका जो अप्रेजल है वो बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। अतुल जी, ऐसा नहीं है। आप अगर जो प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट होते हैं, नए प्रोजेक्ट में तो पीछे कुछ भी नहीं होता, या तो वो जेवी बनाते हैं या नई कंपनी बना के और उसमें लोन लेते हैं और करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं। ओके, मूविंग फर्दर। अब जो मैं गारंटी की आपको बात कर रहा था कि इसमें क्या गारंटी मिल सकती है, कितनी गारंटी मिल सकती है, अगर आपको ये समझना है तो इस स्लाइड में मैंने सारी डिटेल आपके लिए दिए हैं कि जो मैक्सिमम जो कवरेज है वो 85% का दिया जाएगा, जो सैंक्शन अमाउंट है उसका।
और इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बताया छोटे लोन्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो थ्रेशोल्ड दिया गया है कि अगर आपको अप टू 5 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो 85% का कवरेज इस स्कीम में सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि अगर बैलेंस अमाउंट में सिक्योरिटी नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। बैलेंस पार्ट विल बी कॉल्ड अनसिक्योर्ड, लेकिन फिर भी लोन आपको मिल सकता है। मतलब आपको पूरे 2 करोड़ का लोन मिलेगा, आपको 1.5 करोड़ का लोन, 1 करोड़ का, जितना भी आपको लेना है, सिक्योरिटी जो ट्रस्ट देगी वो इतने देगी जो मैंने आपको भी बताया है। अब आपका आपको अगर 50 लाख तक का लोन है तो आपको 75% का जो कवर है सिक्योरिटी का वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक का जो लोन है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, सो यू विल गेट 50% ऑफ द कवरेज फ्रॉम दिस ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट। दिस विल बी डायरेक्टली गिवन टू द बैंकर। फर्दर, जैसा कि मैंने 75% आपको बताया, 85% बताया, तो इसमें भी आपको अगर वुमेन एंटरप्राइजेज है या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है तो आपको सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहां के लिए ज्यादा लिबरल है बैंक्स, स्कीम्स ज्यादा लिबरल है, वहां पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। टेन्योर की आप अगर बात करेंगे तो टेन्योर अगर आप देखते हैं तो टेन्योर अगर टर्म लोन का है तो टर्म लोन का जितना पीरियड होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा कि क्या मशीनरी आपने लिया है, किस चीज के लिए लिया है, और जो आप एग्री करेंगे 5 साल या 7 साल वो टर्म दिया जाएगा। वर्किंग कैपिटल का जो ब्लॉक है वो 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा, फिर हर साल वो रिन्यू करते जाएंगे। एक बार समरी मैंने यहाँ पे डाल दी है, एक बार आप लोग रिकैप कर लीजिए, एक बार इसे देख लीजिए। और अब गारंटी, एक बार 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। किसी को फिर फर्दर कोई इश्यू हो जस्ट लेट मी नो। सो अब हम सिक्योरिटी की हमने बात कर ली। अब ये जो सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम भारत में रहते हैं तो यहाँ पे फ्री में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू पे समथिंग। अब जब आप पेमेंट की बात करते हैं, सो वन टाइम गारंटी फीस है जो कि आपको पे करनी है। अगर आपका जो फैसिलिटी है अप टू 5 लाख है क्रेडिट फैसिलिटी, सो यू हैव टू पे 1%। जो चार्ज है वो आपको, फीस है 1% देनी पड़ेगी। और अगर एबव 5 लाख है तो 1.5% जो चार्जेस हैं वो फीस में आपको पे करनी पड़ेगी। 0.75% इन केस जो फैसिलिटी अप टू 50 लाख सैंक्शन की गई है, किसको, नॉर्थ ईस्ट रीजन। मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही है। तो अगर आप उस रीजन में अपना काम करते हैं तो आप कंसेशनल चीजें ज्यादा मिल पाएंगी। ये जो फीस है अपफ्रंट आपको पे करनी पड़ेगी। ट्रस्ट को कौन पे करेगा, जो आपका लेंडर इंस्टीट्यूशन है वो पे करेगा। और विद इन 30 डेज डिस्पर्समेंट के या सैंक्शन के, विद इन 30 डेज उस सिक्योरिटी का क्रिएशन करना पड़ेगा। एनुअल फीस जो आपको देना पड़ेगा, स्पेसिफाइड रेट है 0.50% अगर अप टू 5 लाख है, और 0.75% इन केस एबव 50 लाख। आपको जो अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन आप जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके पास जाके, जो बैंक या एनबीएफसीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सर बताओ, इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस जस्ट लेट मी नो। किसी का कोई सवाल सर यहाँ तक, या फिर मैं आगे बढ़ूं? सचिन जी, आपको बिल्कुल लोन मिल सकता है, बट आपको सेपरेटली वो डिस्कस करना पड़ेगा। आपको कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आप टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। ऐसी बात नहीं है आशीष जी, बिल्कुल ये लोन्स मिलते हैं। मैं क्योंकि प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और स्पेशली
फंड सिंडिकेशन और इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक डोमेन में ही मैं काम करता हूँ एंड आई एम ऑडिटिंग। आई हैव डन सो मेनी बैंक ऑडिट्स और बहुत सारे बैंक से मैं प्रेजेंटली भी कनेक्टेड हूँ। ऑडिट्स के लिए मैं ऑडिट करता हूँ उनकी। तो अभी उनका भी पोर्टफोलियो मैं देखता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं जो रेगुलर बेसिस में वो करते हैं। एंड आपको जान के खुशी होगी कि जो इनका हेड ऑफिस है उन पे स्पेसिफिकली काफी फोर्स भी किया जाता है कि आपको एमएसएमई लोन करने हैं और आपने कितने लोन किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये भी आप अपडेट कीजिए। अतिकुर जी, बिल्कुल आपको भी मिलेगा, बिल्कुल लोन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, बिल्कुल आपको मिल सकता है, कोई इशू नहीं है। आरशे प्रवीण जी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? जस्ट लेट मी नो। आरशे प्रवीण, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताएंगे प्लीज। ओके, ये इतना इजी टॉपिक है और मैंने इतनी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया, सो आई बिलीव कि आपको समझ में आना चाहिए। और स्लाइड भी अगर आप सामने देखेंगे तो आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी स्कीम्स में, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो बहुत ज्यादा एक जगह हम नहीं रुक पाएंगे। अब हमने बात की कि सर ये क्लस्टर डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था कि एक कॉमन सेंटर अगर हम बनाना चाहें, कॉमन फैसिलिटी सेंटर या टेस्टिंग सेंटर या प्रोडक्शन सेंटर, जिससे कि उस एरिया के जो उद्यमी हैं वो हमारे पास आके अपना काम कर सकें और हमारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। टू सपोर्ट दी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, आप चाहते हैं कि आपके एरिया के जो उद्यमी हैं उनका टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट है वो हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जैसे कि हमने एक ट्रेनिंग सेंटर डाल दिया सो दैट कि वहां पे स्किल्ड वर्कर निकल सके। क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए हमने एक लैब बनाई जहाँ पे आपकी क्वालिटी टेस्टिंग वहाँ के आसपास के एरिया में जितने लोग, जितने भी उद्यमी हैं वो आपके पास आके और क्वालिटी की टेस्टिंग करवा सकें। मार्केट का एक्सेस, आपने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जहाँ पे कि आप मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं और मार्केट का एक अलायंस भी आपने बनाया जहाँ की वेंडर सप्लायर मीट आप करवाते हैं या ट्रेड फेयर्स आप करवाते हैं, जहाँ के आपके जो उद्यमी हैं वो आपके प्रोडक्ट को शोकेस कर सके, जाके दिखा सकें। या फिर अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में क्लस्टर बना के उसे डेवलप करना चाहते हैं, या कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर आप बनाना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल डिपो, वेयर हाउसिंग, कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कोई प्रोसेस है, या फिर ग्रीन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए आप टेक्नोलॉजिकल कोई सपोर्ट देना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट है ये है कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा जो कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी से मूव होगा, एक सपोर्ट रहेगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब बात ये आती है कि ये क्या जो नया उद्यमी है उसको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये जो फैसिलिटी है डेवलप क्लस्टर डेवलपमेंट की, ये एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर जो है वही कर सकते हैं, और वो चाहे तो 2 या 4 लोग एक एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए और कोलैबोरेट करके भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। राइट सर? जैसा कि अभी मैं स्क्रीन में भी आपको दिखा रहा हूं, आप कोई लैब ऐसे क्रिएट करें। अब जो 3 चीजें मैंने आपको बताई उसमें स्पेसिफिकली वन कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इसमें क्या होता है, टेंजिबल एसेट आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेंटर, या फिर कोई डिजाइन सेंटर है, या कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी है। तो अगर ऐसा कुछ आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको हैवी प्लांट मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, एक एसेट आपका क्रिएशन होगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम इसमें आपको असिस्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट जो है मैक्सिमम 30 करोड़ तक का होना चाहिए, अप टू 30 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अप टू 30 करोड़ में 80% जो है वो गवर्नमेंट अपना असिस्टेंस देती है, अपना सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। वही अगर आप फैसिलिटी सेंटर को छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे एक कॉमन लैंड है, आप एक रोड बनाना चाहते हैं या एक ड्रेनेज सिस्टम या कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वहां लगाते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री बनाते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, जितनी आपकी कॉस्ट होगी उसको लिमिट किया गया, मैक्सिमम लिमिट लगाया गया कैपिंग 15 करोड़ तक का।
तो 15 करोड़ तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 70% का जो असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है, इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, यस यू कैन गेट। संगीता जी, यस ट्रेडर्स कैन ऑल्सो गेट लोन। नाउ मूविंग फर्दर, इस स्कीम में अब जो हमने 2 स्कीम डिस्कस किया, यहां तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, सो वी कैन वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट टू डिस्कस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेरी है स्पेशली इन द क्लस्टर डेवलपमेंट, सो जस्ट लेट मी नो। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, कोई भी आपको लोन लेना है, तो एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चाहे वो नेचुरोपैथी है, या आप मेडिकल फील्ड में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, या किसी भी बिजनेस को करना चाहते हैं, आप सर्विस सेक्टर के हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हो, एक आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जहां पे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करके देना होगा और अपना बिजनेस का एनालिसिस करने के देना होगा, सो दैट जो डीआईसी सेंटर है, डीआईसी यूनिट है एमएसएमई की, वो समझ सके कि एक्चुअली आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं, उसका रेवेन्यू मॉडल कैसा होगा, कितना आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो रिजनेबल है या नहीं, कोई यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में, वो सारी चीजें जब आप अपने प्रोजेक्ट को टेक्निकली बिजनेस ऑपरेशन के हिसाब से फाइनेंशियली एनालिसिस करके सबमिट करेंगे, देन जो है आपका प्रोजेक्ट पास होने की संभावना है। अदरवाइज वो प्रोजेक्ट अटका रहेगा, क्योंकि अगले को पता ही नहीं चलेगा कि आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं, क्या रेवेन्यू मॉडल है, पैसे देगा तो वापस भी आप आएंगे या नहीं। यस, वहां पे जो सिर्फ लिमिट है मैडम यशोदा जी, वो सिर्फ यही लिमिट है कि आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट होना चाहिए। अब वो यूनिट, एग्जिस्टिंग यूनिट जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, राइट? एनीबडी एल्स? पीएमईजीपी के जो मैं चैट क्वेश्चन एंड आंसर में देख रहा हूँ, पीएमईजीपी के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि क्या कैसे होगा, तो पीएमईजीपी अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको मिलेगा। मधुमिता जी, क्या लोकेशन है आपकी, किस लोकेशन के लिए आप बात कर रहे हैं? अवधूत जी, आपकी क्या लोकेशन है? वेस्ट बंगाल, ओके। हाँ, नहीं, ठीक है सर। सीजीटी एमएससी जो स्कीम है अभी, आतिको जी जो आप पूछ रहे हो कि दोनों में से बेटर क्या है, नहीं सब लोग अपनी लोकेशन मत बताइए प्लीज, जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, देन जस्ट लेट मी नो। दोनों में बेटर जो है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीजीटी एमएससी स्कीम है उसमें सब्सिडी नहीं है, और पीएमईजीपी जो है उसमें सब्सिडी आपको मिलेगी। तो अगर आपको बड़ा अमाउंट, लेकिन पीएमईजीपी में अमाउंट छोटा है, 50 लाख तक का कैप है, सीजीटीएमएससी में 2 करोड़ तक का कैप है। तो यू हैव टू सी कि आपको ज्यादा फंड चाहिए या सब्सिडी चाहिए। अगर सब्सिडी चाहिए देन गो विद द पीएमईजीपी, अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए, ज्यादा फंडिंग चाहिए, देन गो विद द सीजीटीएमएससी। सर इंद्रजीत जी, स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो जो आपका इनोवेशन है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगा और यूनिकनेस क्या है, उसका एक नोट बनता है। इसके बाद आपको एक अगर आप इनोवेशन की बात करते हैं तो आप स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन, डीपीआईआईटी में स्टार्टअप का भी रजिस्ट्रेशन है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सचिन प्रकाश जी, हम पैन इंडिया काम करते हैं, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, ये स्पेसिफिक एरिया में हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो भी बैठते हैं। अगर आपको पीएमईजीपी में ज्यादा फंड चाहिए तो वो इस स्कीम में कवर नहीं किया जाएगा।
गुजरात, हैदराबाद देखना पड़ेगा कि क्या सपोर्ट सर आपको चाहिए, मैं वहां पे क्या सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। चलिए लेट अस मूविंग ऑन दी PMEGP स्कीम की ये स्कीम क्या है, इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। So before directly moving on the PMEGP, first we need to understand कि सर इससे पहले भी कोई स्कीम थी या this is the first one जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। So earlier two separate schemes were there. The one is Prime Minister Rozgar Yojana and the another was Rural Employment Generation Program. तो इन दोनों स्कीम को बाद में सरकार ने क्या किया कि भाई ऐसा है, रूरल और अर्बन दोनों एरिया को मर्ज कर दो, एक स्कीम चलाओ, दोनों ही एरिया के लोग इस स्कीम का फायदा ले सकें। सो ये स्कीम आई PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो स्कीम्स मैं आपको दे रहा हूं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से। अपार्ट फ्रॉम दिस स्कीम, जब आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, किसी स्टेट में प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं, तो उस स्टेट के भी बेनिफिट्स आपको अवेलेबल होंगे, जैसे कि मैं आपको MP के लिए बता रहा था। दिल्ली में भी ऐसी स्कीम्स है, राजस्थान में भी ऐसी स्कीम्स है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्कीम्स है, और राजस्थान में तो अभी नई पॉलिसी आई है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, आप उसको रीड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी पॉलिसी है, आप उसको भी देख सकते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी पॉलिसीज हैं जहां की आपको बेनिफिट मिल सकता है। मेनली जो ऑब्जेक्टिव है PMEGP का, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एज वेल एज अवर एरियाज। As we have already said that the prime objective is to make India self-reliant. We need to become the job creator instead of become the job seeker. So first we need to understand that how we can generate more and more employment, how we can get more profits, how we can give more employment to the people of our country. तो इसी पर्पस से इस स्कीम का जो थ्रेशोल्ड है वो 25 लाख से एनहांस करके 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कर दिया गया है, और 10 लाख इट वाज इन द सर्विस सेक्टर, जो कि अब डबल 20 लाख कर दिया गया है। जो यूथ है, आप देख रहे होंगे कोविड के टाइम पे डिप्लॉय होके अपने घर को लोग चले गए थे, सो दे वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर इन ओन टाउन। तो अगर उन्हें अपने लोकल एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना था, सो गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव द फंडिंग appropriate time at effective rate so that they can start their venture. और एक वो आप देखोगे जो माइग्रेटेड यूथ था उनको बहुत ज्यादा इस सपोर्ट की जरूरत थी, जो कि अभी अगले ये 5 साल तक इस स्कीम को भी चलाया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है इसे और आगे बढ़ाया जाए या फिर इसमें कुछ मॉडिफाई करके नई स्कीम्स को लाई जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर कितनी सब्सिडी हमें इसमें मिलेगी। सो इज देयर एनीबॉडी हु हैव सम आइडिया कि आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है? मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या मैंने बताया भी था, आप मुझे बताइए कि कितनी सब्सिडी मिल सकती है। आरसी यस, क्लब कर दी जाती है, उसकी भी प्लानिंग होती है, प्लानिंग करके ही आपको दोनों का ही फायदा मिल जाता है। रोहित जी बिल्कुल आप कनेक्ट कर लीजिएगा, डिटेल्स कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर की जाएंगी, ईमेल आईडी आप ड्रॉप कर देना। आपका DPIIT में जो रिकॉग्निशन है उसमें भी आपको टीम जो है प्रॉपर सपोर्ट कर देगी, कोई इश्यू नहीं है। जिनका कोई नहीं, उसका उद्यमिता हेल्पलाइन है, उद्यमिता हेल्पलाइन की जो टीम है वो आप सब लोगों के लिए ही तो काम कर रही है। सो डोंट से कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी सर। 2% अनमोल जी बिल्कुल गलत है ये, 35%। यस जिग्नेश जी, गुजरात के लोग बहुत अटेंटिव हैं। जिग्नेश भाई आपने बहुत सही जवाब दिया। सचिन जी आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। ओके 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 ओके, नहीं 80% इंद्रजीत जी, बिल्कुल 80% ऐसा नहीं है, 80% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या एग्जैक्ट आपको थ्रेशोल्ड है जो आपको मिलेगी 25 to 35। आशीष जी वेल डन, बहुत सही आपने जवाब दिया है। यस, so we have two category, the one is called general category and another is a special category। जैसे हम कंपनीज में पढ़ते हैं कि प्राइवेट कौन, जो पब्लिक नहीं है, और पब्लिक कौन, जो प्राइवेट नहीं है। so likewise we have two category, the one is special category। तो सर जनरल कौन, जो स्पेशल नहीं है, और स्पेशल कौन, जो जनरल नहीं है। अब इन दोनों में आप देखोगे तो सब्सिडी चेंज की गई है फॉर द रूरल एरियाज एंड फॉर द अर्बन एरियाज। तो अब अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल को समझने के लिए पहले हम स्पेशल कैटेगरी को पढ़ते हैं कि स्पेशल कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे।
कौन से उद्यमी आएंगे? सो दिस इंक्लूड पीपल फ्रॉम SC, ST, OBC, minorities, then women, then ex-servicemen, physically handicapped, and entrepreneurs who belong to Northeast region or hill and border areas. So if you guys are belonging from this area, then you will be categorized or you will fall under the ambit of special category of entrepreneurs. And for these people, the contribution of owner's equity is only 5%, meaning thereby 95% will be offered under this scheme. बैंक आपको 95% का जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करेगा. एंड if you are in the urban area, then you will get 25% of your project cost, and if you belongs to the rural area, then you will get 35% of subsidy of your project cost. बट सर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस एरिया में नहीं है, तो क्या मेरे को सब्सिडी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है सर, आपको भी सब्सिडी मिलेगी. अब इसमें दो चीजें हैं. एक तो जो आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि अगर आपके अपने पैसे नहीं लग रहे तो आपको दर्द नहीं होगा, और दर्द नहीं होगा, आप पैसे नहीं चुकाएंगे, पैसे नहीं चुकाएंगे तो आपका अकाउंट खराब होगा, खराब होगा तो बैंक की रेपुटेशन खराब होगी, सरकार की स्कीम फ्लॉप होगी. तो सर सरकार के पैसे नहीं खाने हैं, आपको जो पैसे मिल रहे हैं आप उससे बिजनेस कीजिए और अपनी आप ग्रोथ कीजिए. आज 1 यूनिट है आपके पास, कल आप 10 यूनिट क्रिएट कीजिए. तो अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप अपना फंड लगाएंगे तो कितना देना पड़ेगा आपको? 10%. जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसका 10% ओनर्स इक्विटी, आपको अपनी इक्विटी लगाना पड़ेगा, अपना मार्जिन देना पड़ेगा. 90% जो है वो फंडिंग जो है बैंक आपको दे देगा. अब जो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 15%, अगर आप अर्बन एरिया में प्रोजेक्ट लगाते हैं सो यू विल गेट सब्सिडी ऑफ 15%. एंड इफ यू बिलोंग्स टू द रूरल एरिया and if you are setting up your plant or manufacturing unit in the rural area, then you will get subsidy of 25% of project cost. अब प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को बहुत संभाल के आपको बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है. उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. तो आप एक अच्छे जो कंसल्टेंट है उनसे आप कनेक्ट कीजिएगा. जल्दबाजी में गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के बजाय थोड़ा टाइम लेके और अच्छे तरीके से कंसल्टेशन लेके ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दें, क्योंकि आपके सब्सिडी का सवाल है, आपके लोन अप्रूवल का सवाल है, राइट. जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है उसकी आप बात करेंगे तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं सो अप टू 50 लाख. अर्लियर इट वाज 25 लाख, नाउ इट हैज बीन एनहांस्ड टू 50 लाख. और अगर आप सर्विस सेक्टर का कुछ यूनिट लगाना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो पहले ये कितना था? 10 लाख, और अब हो गया है 20 लाख. तो ये थ्रेशोल्ड है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी. अब इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. क्या वो क्राइटेरिया है? एक बार हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं. एज लिमिट की बात किसी ने बोली थी, तो एज लिमिट इसमें कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था 18, आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि कई जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, लीगल बाइंडिंग आपके ऊपर होगी. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके ऊपर नहीं लग रहा, इन्फोर्सेबल नहीं किया जा पा रहा है, तो आपको लोन कौन देगा? सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज टू बी एलिजिबल इन द एज लिमिट, दैट इज 18 years. अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा 3 साल का ITR मांगा जाता है कि मेरा 3 साल का ITR होना चाहिए तभी आपको लोन मिल पाएगा. एक आपकी 8-10 लाख की इनकम होनी चाहिए तभी लिया जाएगा. So under this PMEGP scheme, there is no income ceiling for assistance for the setting up your project. तो इस स्कीम के तहत कोई इनकम की सीलिंग नहीं है. अब अगर आप 10 लाख से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे या 5 लाख से ऊपर कोई सर्विस का सेटअप करना चाहते हैं, तो आपका एजुकेशन का भी बैकग्राउंड चेक किया जाएगा. आप पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए, क्योंकि आप बड़े लोगों के साथ डील करेंगे. सो यू मस्ट बी हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस टर्म्स, अबाउट द फंडिंग रेट, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है,
क्या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो आपको 8वीं पास 8th क्लास आप कम से कम पास होने चाहिए। लालू जी के हिसाब से दुनिया नहीं चल पाएगी, तो अब दुनिया चेंज हो चुकी है, अब डिजिटल इरा है, तो इसलिए आपको कम से कम 8वीं पास तो होना बहुत ही जरूरी है अगर आप इस स्कीम में फायदा लेना चाहते हैं तो। अब ये स्कीम जो है ये एग्जिस्टिंग्स के लिए नहीं मिलेगी, तो अब ये स्कीम जो अवेलेबल है वो सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हमने क्या बोला, अब जो नए उद्यमी हैं, जो नया प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहते हैं, ये स्कीम उनको ही दी जाएगी। ओनली द न्यू एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑप्ट दिस स्कीम एंड दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपने देखा होगा गांव में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, बीपीएल सूची को बिलोंग करते हैं, बीपीएल जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है, तो क्या आपको ये स्कीम मिलेगी? यस, इसमें देखो क्या लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू बीपीएल प्रोवाइडेड दे हैव नॉट अवेल्ड द बेनिफिट अंडर एनी अदर स्कीम। तो आप दो तरफा फायदा नहीं ले पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ऑलरेडी सरकार की किसी सब्सिडी का या किसी इंसेंटिव का फायदा लिया हुआ है, स्कीम का फायदा लिया हुआ है, उस केस में आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। अदरवाइज जो बीपीएल सूची के भी लोग हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने 5-7 लोगों का 10 लोगों का बनाया हुआ है, दे कैन गेट द बेनिफिट अंडर पीएमईजीपी। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे कई लोगों का मिल्क जो दूध वगैरह की सोसाइटी है वो लोगों ने बना रखी है, कुछ गल्ला अनाज गल्ला बेचने के लिए कुछ लोगों ने सोसाइटी बना रखी है। तो अगर आप सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्टिल यू आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम टू गेट द बेनिफिट ऑन द पीएमईजीपी। एग्जिस्टिंग यूनिट्स, अब एग्जिस्टिंग यूनिट में क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में भी जरा सुन लीजिए। जैसा मैंने बताया कि ये नई स्कीम्स के लिए अवेलेबल है, तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने पीएमआरवाई जो इसकी पुरानी यूनिट स्कीम थी, या आरईजीपी भी जो अर्बन और रूरल में चल रही थी, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर स्कीम थी जिसका आपने फायदा लिया हुआ है, and unit that have already availed government subsidy under any other scheme, either of central government, that is government of India, or any state government, so you will not be eligible for the benefit under PMEGP. यहाँ तक सर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। मैक्सिमम एज लिमिट सर है नहीं, लेकिन 60 साल के बाद लोन नहीं मिलता है। $2017 में यस सर होगा, लेकिन स्टार्टअप कंसीडर करने के लिए आपको इमीडिएटली डीपीआईआईटी में रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा एज अ स्टार्टअप। ऐसे ही जब तक आपके पास रिकॉग्निशन नहीं है तो आपको स्टार्टअप नहीं बोला जाएगा। जैसे कि आप अगर एमएसएमई है तो आपको उद्यम जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वो जरूरी है रिकॉग्निशन के लिए। लाइकवाइज अगर आप स्टार्टअप अपने आप को बताना चाहते हैं तो आपको पहले स्टार्टअप में रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, प्रोजेक्ट है, वो आपको बैंक को भी देना पड़ेगा, और स्कीम को लेने के लिए जो डीआईसी सेंटर है वहां पे भी देना पड़ेगा। तो दोनों ही जगह आपकी कॉपी जो है वो जमा होंगी। यस 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 रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल फायदा मिल जाएगा। एनी अदर क्लैरिटी एनीबडी वांट? आपको यूजुअली आप अगर चाहते हैं कि आपका फंडिंग हो जाए तो आई विल सजेस्ट कि आप नेशनलाइज बैंक के पास भी जाएं। कुछ ग्रामीण बैंक्स हैं उनके पास भी, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके पास भी आप जा सकते हैं। टाइमलाइन की सर रोहित जी आप जो बात कर रहे हैं, ये 1 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपके डॉक्यूमेंटेशन। मैंने क्यों बोला कि आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आप उस प्रोफेशनल के साथ जब जुड़ेंगे तो आपको एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, सही तरीके से वो डॉक्यूमेंट आपको बना के देंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। पीएमईजीपी में सर 50 लाख का मैक्सिमम कैप है, जो मैंने आपको बताया। एज लिमिट एज सच नहीं दी गई है।
रोहित जी, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल जिसे आप जानते हो किसी से भी जुड़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो उद्यमिता टीम है उद्यमिता हेल्पलाइन की, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, किसी की और कोई क्वेरी है सर, आप प्लीज बताएं। लेट अस मूविंग फर्दर। अब हम आगे की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो कैटेगरी दी गई हैं, एक कैटेगरी कौन सी है, स्पेशल कैटेगरी, और एक जनरल कैटेगरी। तो अब आप ST SC OBC कैसे प्रूफ करेंगे? एक कलेक्टर का ऑफिस होता है, आपको कलेक्ट्रेट से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपकी क्या कास्ट है, क्या कम्युनिटी है, तभी आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और जो मार्जिन का बेनिफिट है 5% का, वो आप ले पाएंगे। प्लस सब्सिडी में भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा, जो मार्जिनल हायर रेट ऑफ सब्सिडी है वो आपको मिल पाएगी। एक सर्टिफाई कॉपी जो है वो आपके अपने जो बाईलॉज हैं, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो चीजें हैं। सोसाइटी है तो वहाँ पे बाईलॉज होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, LLP है तो LLP का एग्रीमेंट होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूड की जाएगी, लेकिन लैंड की कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगर कोई आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है सर। प्रोजेक्ट विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग में अलाउड नहीं है, क्योंकि सर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो आप काम क्या करेंगे। नेक्स्ट, लैंड की कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताई कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड की कॉस्ट आपको इंक्लूड नहीं करनी, नहीं तो पता चले कि लोग लैंड को खरीद के प्लॉटिंग करेंगे और रियल एस्टेट का ही बिजनेस शुरू कर देंगे इस स्कीम में भी। इसमें एक निगेटिव लिस्ट दी गई है, उस निगेटिव लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूं। एक ध्यान और रखना है कि आपको अपनी फैमिली में 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली, एक फैमिली से एक व्यक्ति को ही लोन जो है वो दिया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो आपको लोन दे सकते हैं? सो मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स। स्कीम्स तो आपको बहुत सारी हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक है, लेकिन मैंने जो आपको बोला कि आपको अगर इमीडिएट क्लियर करना है और आपको लोन चाहिए, जल्दी चाहिए, टाइमली आपको मिल जाए, तो आपको मैंने दो जो बताए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक, इनमें आप अप्रोच करेंगे सो इजिली आपको जल्दी लोन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 90% फंडिंग दी जाएगी, स्पेशल कैटेगरी में 95% की फंडिंग दी जाएगी, और जो बैंक फाइनेंस करेगा वो आपको इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लाइक CC, OD, WCDL, इन फॉर्म में आपको दे सकता है। या फिर आप अगर कंपोजिशन चाहते हैं दोनों का, टर्म लोन भी और वर्किंग कैपिटल, बोथ यू कैन गेट फ्रॉम दिस स्कीम। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे नॉर्मल आपका 7 से लेके 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिबिलिटी, योर इंटरेस्ट, योर सोशल स्टेटस। उसके बेसिस में, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में जो अप्रेजल नोट बनता है, बैंक अप्रेजल बनाते हैं, वो जब अप्रेजल नोट बनेगा तब एनालिसिस किया जाएगा कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, जिसमें जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिट स्कोर है इंडिविजुअल का, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप ऑलरेडी 2-4 लोन लेके डिफॉल्ट कर चुके हैं, नहीं चुका रहे हैं, और आप लोन देने चले जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा। रिपेमेंट शेड्यूल 3 से 7 साल तक जा सकता है, आप जैसा चाहें, आपका जो कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप करवा चाहेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी जो है वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो एसेट क्रिएट की जाएगी आपके बिजनेस में, वही कोलेटरल बैंक मानेगा, अलग से कोई कोलेटरल की आपको जरूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन फॉर्म होता है, ई पोर्टल है इसका, ऑनलाइन फॉर्म आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। मैंने इसमें साइट भी आपको दिखाया हुआ है, www.kvicoonline.gov.in। इसमें PMEGP पोर्टल है, वहाँ PMEGP होम में आप जाएंगे, आपको पोर्टल खुल के आ जाएगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Then you need to visit your DIC center and your respective bank for update कि मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कहाँ तक हमारी कहानी पहुंची है।
अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पे। क्या वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक ईडीपी ट्रेनिंग जो पहले 10 दिन की थी, अब ये 3 दिन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। जैसा मैंने बोला, ये नए लोगों को दिया जाएगा जो न्यू एंटरप्रेन्योर है। अब जब नया स्टार्टअप है या नया वेंचर है, तो उसको पता नहीं होगा कि मुझे फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्शन कैसे मैनेज करना है, ऑपरेशन कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे करनी, देन इंटरप्राइज मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मुझे मैनेज करना है। बैंक बोलता है कि स्टॉक स्टेटमेंट मंथली सबमिट करो, मुझे पता ही नहीं स्टॉक स्टेटमेंट बनती कैसे है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग कैसे होगी, यही मुझे नहीं पता। सो इन सब चीजों का नॉलेज देने के लिए एक तो आपको ईडीपी की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इस ईडीपी की ट्रेनिंग में 3 दिन की ट्रेनिंग है। उस 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको इन सारी चीजों का मैनेजमेंट कैसे करना है। किसी को इसके बारे में नॉलेज है कि ईडीपी की ट्रेनिंग किसी ने ली हो या आपको आइडिया हो, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में बताएं। विल वेट फॉर 1 मिनट। सर फुल फॉर्म तो ठीक है सर, किया किसने है ये तो बताओ, क्या किसी को आइडिया है? हम्म। नहीं सर, पूरे ग्रुप को दी जाएगी। जो लोग लोन ले रहे होंगे, जो अप्लीकेंट होगा, अप्लीकेंट को दिया जाएगा। अब ये आपका अच्छा प्रश्न है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे अंडर में 15 एम्प्लॉय हैं, तो उन 15 को भी दी जाएगी? नहीं सर, जो बिजनेस मैन है, जिसने जो अप्लीकेंट है, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। आरशी, यस, यू कैन गेट। आरशी, मुझे लग रहा है आपने ध्यान से सुना नहीं है। अभी स्कीम को मैंने डिस्कस किया कि आपको रूरल एरिया में प्लांट मशीनरी के लिए क्या कितना मिलेगा, आपने सुना नहीं है। अब आप रिकॉर्डिंग इसकी देखिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉपर इंटरेक्ट कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। सो इस ट्रेनिंग की डिटेल आपको मैंने बताई। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि कुछ और भी चीजें होंगी क्या। अब यहाँ पे ये ट्रेनिंग आपको मिलेगी, उसके बाद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि बैंक और जो डीआईसी सेंटर है एमएसएमई का, वो देखना चाहते हैं कि आपने एक्चुअल में यूनिट सेटअप किया है या फिर आपने पैसे बस ले लिया और रफू चक्कर हो गए। तो आपको बिजनेस को देखना जरूरी है, तो 100% फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और क्वार्टरली रिपोर्ट एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा, जो कि केवीआईसी में आपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, वहां पे आपको सबमिट करना होगा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। डीआईसी सेंटर में आप जाके अपना सबमिट कर सकते हैं। और जो रेगुलर फॉलोअप है, जो जिस बैंक ने आपको लोन दिया, वो भी इंस्पेक्शन करते हैं रेगुलर बेसिस में, क्वार्टरली विजिट करते हैं आपके यूनिट पे और एक इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनाते हैं। और आपसे हर मंथ या क्वार्टरली बेसिस में एक स्टॉक की स्टेटमेंट लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप मुझे बताएं। कुछ निगेटिव लिस्ट हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इन चीजों के लिए बैंक या इस स्कीम में लोन नहीं मिलेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, फंडिंग नहीं मिलेगा। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सर आप बताएं। एक स्कीम हम और कवर करेंगे, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं 10 लाख तक जो लोन लेना चाहते हैं, एक स्कीम हम उनके लिए और कवर करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मुद्रा योजना। एनीबडी हैव एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो। अगर सर आपकी ओडी लिमिट है लेकिन कोई सब्सिडी या अदर बेनिफिट आपने नहीं लिया है, तो आप इसमें ले सकते हैं बेनिफिट। यस सागी राजू, यस। डॉक्यूमेंट की लिस्ट सर मैं सेपरेट आपको पूरी चीजें भेज दूंगा मैंने, लेकिन आपको लिस्ट बताई भी थी, जैसे कास्ट, एक आपको अपना रीजन या कास्ट का सर्टिफिकेट देना है, एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी है, आपको केवाईसी दी जाएगी, उनका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आप अपना रेवेन्यू बताएंगे, अपना कैश फ्लो बताएंगे, कहाँ पे आपका लैंड है, कितना एरिया है, वो आपको बताना पड़ेगा। सो वो सारी लिस्ट मैं सेपरेटली आपको शेयर कर दूंगा।
पीएमईजीपी में मैंने आपको कवर किया। अब हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अब ये स्कीम जो है 2015 में लॉन्च की गई थी और बहुत सारी फंडिंग इस स्कीम में दी गई है। इवन मैं भी जब बैंक में ऑडिट करने जाता हूं तो बहुत सारे मुझे लोन मुद्रा में मिलते हैं, जो कि मैंने यूनिट भी विजिट किया है। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, रेडी वाले जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, बहुत सारे लोगों को इस स्कीम में बेनिफिट दिया गया है। इसमें ट्रेडर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सर्विस सेक्टर के भी लोग हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको भी इस स्कीम में लोन दिया गया है। एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें इंडिविजुअल जो है उसका अगर प्रोप्राइटर कंसर्न है, प्रोप्राइटरशिप में वो काम कर रहा है, वो भी एलिजिबल है। अगर आप पार्टनरशिप में है वो भी एलिजिबल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई भी लीगल फॉर्म हो, दैट आर दी एलिजिबल बोरोवर अंडर दिस स्कीम। अब आप अगर फंडिंग की बात करेंगे कि फंडिंग कौन आपको देगा, तो फंडिंग के लिए आपके बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज हैं, जो कि आपको फंडिंग दे सकते हैं। जो टाइप ऑफ असिस्टेंस है, अभी जितने भी स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं, कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ टर्म लोन मिलेगा या सिर्फ वर्किंग कैपिटल मिलेगा। वाई सो? बिकॉज बिजनेस को चलाने के लिए दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। बिना वर्किंग कैपिटल के लोग जो बिजनेस है वो नहीं किया जा सकता, या बिना एसेट क्रिएशन के, बिना प्लांट मशीनरी के, बिना फिक्स एसेट के भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। इवन अगर आप सर्विस सेक्टर के लोग हैं तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एसेट, लेट से आपको कंप्यूटर लेना है, प्रिंटर लेना है, या कोई मशीन स्पेसिफिक है, स्कैनर है, छोटी छोटी, अगर आप बहुत छोटे लेवल पे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो आपको ये चीजें भी जरूरत पड़ती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एसेट क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को ले सकते हैं। सो इन बोथ द केसेस यू विल गेट ऑप्शन फॉर द वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन। आप ओडी की फैसिलिटी लें या फिर दोनों का कंपोजिशन भी आप ले सकते हैं। नाउ अंडर द मुद्रा कैटेगरी 3 पार्ट्स आर देयर। द वन इज शिशु लोन, जो बहुत छोटे अप टू 50,000 इस कैटेगरी में बहुत सारे लोन्स आपको दिखेंगे और बहुत ही इजी प्रोसेस है इस लोन के लिए। द सेकेंड वन इज किशोर, जो कि 5 लाख तक की कवरेज करता है, एंड द लास्ट वन इज तरुण, जो कि 10 लाख तक की कवरेज करता है। सो अप टू 10 लाख आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मार्जिनाइज बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और कोई कोलेट्रल की जरूरत यहाँ पे भी नहीं होती। सो इफ यू वांट टू आस्क कि सर बिना कोलेट्रल के, मैंने आपको 3 स्कीम बताई हैं, जो सारी स्कीम बताई तो उसमें से 3 कौन सी? पीएमईजीपी मैंने आपको बताया, मैंने आपको सीजीटीएमएससी बताया, मैंने आपको मुद्रा बताया। इन तीनों में ही आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं है। अब ये जो मुद्रा योजना है, इसमें कौन कौन से लोग, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रीट वेंडर हो गए, जो एक कोई ब्यूटी पार्लर या सैलून करना चाहता है, या एक कोई ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता है, या कोई मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग शॉप बनाना चाहता है, या कोई टेलरिंग शॉप बनाना चाहता है, या कोई स्वीट शॉप, या इसी के सिमिलर कोई भी छोटा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। अब मार्जिन की अगर आप बात करते हो, तो इसकी जो बैंक की अपनी पॉलिसी है, आपको आरबीआई की जो पॉलिसी है वो भी, आरबीआई बैंक को, आरबीआई जो है वो बैंक्स को गाइडलाइन देता है, और बैंक अपने गाइडलाइन सारे ब्रांचेस को देते हैं, जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। तो उस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी देखना पड़ेगा। एक बहुत ही थिन मार्जिन वो आपसे लेते हैं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आपके अपने पैसे नहीं लगे रहेंगे तो आपका दिल करेगा कि भैया बैंक से पैसे तो आ ही गए, अब बिजनेस हमारा चले या ना चले। सो जब आपके पॉकेट से पैसे जाते हैं तो दर्द होता है, और आप बिजनेस में ध्यान देते हैं और अच्छे तरीके से काम को करते हैं। तो इसीलिए प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। भले ही जैसे मैंने आपको पीएमईजीपी में बताया कि अप टू 5 to 10% मार्जिन इज देयर, सिमिलरली इन दिस स्कीम एज वेल। Some bankers may ask for the margin. In that case, you need to give. Otherwise, this is not mandatory. So, some of the banker may ask, right? लेकिन जो सबसे छोटा वाला लोन है, that is शिशु, so in that case वो insist आपको नहीं करेंगे कि आपको मार्जिन देने की जरूरत है। If you talk about the rate of interest, so marginally very thin rate of interest, like 5 to 7 to 9% rate of interest they may offer you, or again
कि जो मुद्रा स्कीम है उसमें अगर जब आप लोन लेने जाएंगे तो अगर बैंक का कुछ स्पेशल स्कीम चल रहा होगा उस टाइम पे, तो उस स्कीम के तहत भी आपको मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। बट इन कंपैरिजन टू यूजुअल जो कि 12 से 15% है, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग फीस, यूजुअली जो छोटा लोन है उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस वेव कर दी जाती है। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो 5 लाख या 5 से ऊपर वाले लोन है उसमें एक छोटा अमाउंट प्रोसेसिंग फीस का आपसे चार्ज कर सकते हैं। सिक्योरिटी के केस में आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी वो नहीं मांगेंगे, कोई सिक्योरिटी आपसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है इस स्कीम के तहत। एज आई टोल्ड यू, bankers may not ask you to submit the collateral security document for the loans up to 10 lakh, right? अगर इससे ज्यादा, लेकिन वही अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक या जो लेंडर इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया उसके अलावा किसी प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाते हैं या प्राइवेट बैंक्स के पास जाते हैं और वो आपसे मांगता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर इस स्कीम में तो है, क्योंकि जो कवर ही नहीं हमारे स्कीम में वो आपसे मांगेंगे और आपको देना पड़ सकता है। रिपेमेंट जो है वो ईएमआई और टेन्योर में दैट डिपेंड्स कि आपका सेगमेंट कैसा है। अगर सीसी है तो मंथली आपको पे करना पड़ेगा जो इंटरेस्ट का पार्ट होगा, या टर्म लोन है तो उसकी ईएमआई या जो टेन्योर चाहे वो क्वार्टरली हो या मंथली इक्विटेड जो ईएमआई है वो आपके लिए अगर बनाई जाएंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिपेमेंट करना पड़ेगा। ओडीसीसी लिमिट जो है हर साल रिन्यू की जाती है, रिन्यूअल होता है, आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है QIS, कुछ पेपर्स देने पड़ते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में रहा और आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज द स्कीम जो मैंने आपको बताया। किसी ने मुझसे अपग्रेडेशन के लिए भी कुछ बात की थी, तो अगर मेरा टाइम अलाउ कर रहा हो, रिचा आप मुझे बताओ क्या मैं इसको कवर करूं या फिर हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करें। रिचा और जैसा आप बताओ, इफ वी हैव टाइम देन वी कैन कवर दिस स्कीम। सर एक्चुअली ऑलरेडी 5:45 हो गए हैं। ओके ओके, सो विल हम यहाँ पे अभी लिमिट करते हैं, विल लिमिट माय प्रेजेंटेशन हियर। तो अब हम और फर्दर स्कीम्स को कवर नहीं करेंगे। आपकी कुछ क्वेरीज हैं अभी जिन पार्टिसिपेंट्स की, वो मैं क्वेरीज को अभी डिस्कस कर लेता हूँ, यस सर। राइट? यस सर, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ना हैंड रेज किया हुआ है तो मैं उनकी डायरेक्टली आपसे बात करा यस यस, प्लीज प्लीज। आप लोग अपनी ईमेल आईडीज को चैट बॉक्स में डाल देना। आई विल ट्राई, जो पीपीटी है वो आपको मैं शेयर करूं या फिर जो स्कीम है वो मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग ईमेल आईडीज अपनी डाल देना, उद्यमिता हेल्पलाइन टीम आपको ये सारी डिटेल जो है वो मेल कर देंगे, एंड इवन जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी मेल कर दी जाएंगी। कुछ स्कीम्स अगर मैंने कवर नहीं की हैं तो यूट्यूब में आप चैनल में भी जाके वहां अनिरुद्ध तिवारी आप टाइप करेंगे तो आप मेरी कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो लोग अपनी क्वेरी करना चाहते हैं प्लीज आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दीजिए। गंगाधर जी को मैंने ज्वाइन किया है। गंगाधर जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। यस सर, आप आपका बताएं। माइक म्यूट। गंगाधर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अपनी क्वेरी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सुजाता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं सर से। सुजात खान प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। रवि जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने माइक। हेलो हेलो यस सर, बताएं। सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं यस एक्चुअली क्लास 2 सिविल कॉन्ट्रैक्टर है सर। हाँ, सर CGTMS को कैसा यूज कर ले सकते सब हम? आप सर इसमें सीसी ओडीसीसी लिमिट, आप वर्किंग कैपिटल के लिए लिमिट ले लीजिए। जी आप सीसीओडी की लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जी
तो आप CGTMSE में एज सर्विस प्रोवाइडर जाइए और वर्किंग कैपिटल के लिए आप वहाँ पे रेस कीजिए और आपको मिल जाएगा। आपने कितने साल काम किया हुआ है आपने? आपका कितना एक्सपीरियंस है सर? ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके ओके ओके, आप सर्विस सेक्टर में सर जाके और स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अब कई सारी ऐसी चीजें मैं जस्ट एक आपके सामने रन थ्रू कर दे रहा हूँ 2 मिनट में, तो बहुत सारी स्कीम ऐसी भी हैं। अभी मैं आपको टीम को भेजूंगा, उद्यमिता हेल्पलाइन को, वो आपको मेल करेंगे। सो ये स्कीम्स एक बार आप देख सकते हैं। कीर्ति जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आपके जो भी सवाल हैं आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, बाद में पूछेंगे तो वो चार्जेबल हो जाएगा। मुरलीधर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज आस्किंग फॉर CLCSS। आपको भी जस्ट मैंने प्रेजेंटेशन दिया, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। और कोई भी पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क। अभी सर अगले 4-5 मिनट हम आपके साथ हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। विजय जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विजय जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अंडर MSME if we are starting a new firm or a business, so जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमें खुद अरेंज करने पड़ेंगे और द गवर्नमेंट और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल हेल्प अस फॉर दिस? मैंने जैसे आपको बताया 2 पार्ट होते हैं उसमें। इनिशियल कंट्रीब्यूशन तो आपको अपने से करना पड़ेगा, राइट। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है वो आपको अपने से डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप जो भी लोन या जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो जब आप बनाएंगे और सबमिट करेंगे तो आपको उस स्कीम में लिया जाएगा। आफ्टर ऑल द वेरिफिकेशंस एंड ऑल? यस यस, क्योंकि जैसे लेट से आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया तो आपको एक आपने कैपिटल चूज किया होगा कि मेरी पेडअप कैपिटल लेट से 50,000 है, 1 लाख है, तो वो अमाउंट आपको अपने से डालना पड़ेगा। उसके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जैसे आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और भी कोई क्लियरेंस का अगर सर्टिफिकेट है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने ओन पॉकेट से पहले खर्च करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, देन प्रोसेस ऑफ MSME लोन विल स्टार्ट एंड यू विल गेट फंड। एंड फॉर द लैंड? लैंड के लिए सर आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, लैंड के लिए स्कीम नहीं है। लैंड में जो गवर्नमेंट लैंड देता है, इंडस्ट्रियल लैंड है, वो बहुत नॉमिनल रेट में आपको मिलती है। आपकी क्या लोकेशन है विजय जी? कटनी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको तो बहुत सस्ते रेट में आपको लैंड मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो। आप अपनी ईमेल आईडी डाल दिएगा, आपको टीम कनेक्ट करेगी, और बहुत सस्ती लैंड है गवर्नमेंट जो आपको देती है 99 ईयर की लीज में। अनमोल जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनमोल जी, बताएं। सर जैसे आपने एक बताया था डिलेड पेमेंट हो जाती है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिलेड पेमेंट हो तो हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फॉलो करेगा, वो तो नॉर्मली आप देखो कि उनके क्लॉज में है या नहीं है। ओके, कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा क्लॉज नहीं कि आप गवर्नमेंट से पैसे नहीं ले सकते हो। ठीक है। और सर एक थोड़ा सा जैसे इसके एक्सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा अगर बता देते तो। एक्सपोर्ट में क्या चाहिए आपको? जैसे अगर एक्सपोर्ट का काम शुरू करना हो। एक्सपोर्ट आप क्या करना चाहते हैं? आई थिंक इसके लिए आप सेपरेटली कनेक्ट करें तो बेटर होगा, तो आपके कस्टमाइज्ड आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता पाएंगे। तो सर आपसे कांटेक्ट कर लें डायरेक्ट? आप मुझसे कर लेना, आप यहाँ टीम है, टीम से आप ऋचा हैं, शशांक हैं, आप किसी से भी कनेक्ट कर लीजिएगा। आप अपनी ईमेल आईडी जो है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अनमोल जी, आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी।
देन सर से बात करा देंगे आपकी। ओके ओके, थैंक अतुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, सीजीटी एमएसएमई में हमने बहुत ट्राई किया है। आई हैव अ न्यू कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप। वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर लाइंस। अभी हमें कोई काम मिला नहीं है, मिलने वाला है। लेकिन हम जैसे ही बैंक को अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपकी कंपनी नहीं है और इसमें हम सीजीटी एमएसएमई में आपको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। सो इफ आई गेट दी वर्क ऑल्सो, तब कोई फर्क पड़ेगा, मतलब तब कुछ हो सकता है, या हाउ डू वी गो अबाउट इट? क्योंकि ये तो वो वाली बात है, फर्स्ट यू गेट दी प्रोजेक्ट देन वी विल सी। अगर मैं एक बार प्रोजेक्ट लेके बैठ जाऊं और ना कर पाऊं तो मरूंगा, और नहीं लेता तो वैसे ही मर रहा हूँ। आपको पहले ही लोन मिलेगा। इसमें प्रोजेक्ट में इन हैंड आपके पास ऑर्डर होने की कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट डिपेंड्स कि आपका बैंक के साथ कैसा रिलेशन है। सर नई कंपनी है ना, इट्स अ न्यू कंपनी, दैट्स द प्रॉब्लम। सर कंपनी न्यू है, बट आपका तो बैंक होगा ना कोई जहां से आप अभी अपना पहले से कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। नहीं, वो जैसे मैं किसी भी बैंक को अप्रोच करता हूँ, वो मैटर नहीं करता है। जो नए, मैंने आपको बताया था जब इस स्कीम के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि दिस स्कीम इज अवेलेबल टू बोथ द न्यू एंटरप्रेन्योर एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर. So if you are new entrepreneur, you have started fresh your company, then still you are eligible under this scheme and you can get the funding. But their first question is कि that much professional support. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन उनका वही होता है कि आप बिजनेस पहले लाइए फिर हम बात करेंगे। अब वो उसका क्या जवाब दे? क्या लोकेशन है सर आपकी? हाँ जी, लोकेशन क्या है आपकी? आई एम बेस्ड इन दिल्ली सर। ओके ओके, आप भी सर एक बार कनेक्ट करना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ अगर मदद कर पाऊं तो डेफिनेटली। दिल्ली में आई शुड अप्रोच थ्रू द हेल्पलाइन, ये उद्यमिता हेल्पलाइन के थ्रू। आप रिचा से टीम से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। सर आफ्टर वेबिनार हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी एंड फिर आपके सर से बात करा दी जाएगी। So nice of you. Thank you. Thank you. Next question. हेलो। यस भटनागर साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था, हाँ ये जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, आपने कहा था कंपनी फॉर्मेशन और ये सब हमको अपने वैसे करते हैं, तो व्हेन वी सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सो ऑल दिस कॉस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द मार्जिन मनी? यस, दैट कैन बी। ओके। एंड नंबर 2, अब जैसे मेरी कंपनी मैंने रजिस्टर कराई है ग्रेटर नोएडा में, आई एम इनटू सर्विस सेक्टर, एंड क्या मैं मतलब फॉर गेटिंग द सब्सिडी इन अदर स्टेट्स लाइक जेके और इसमें, वहां से मैं लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जिस स्टेट में आपको लेना है उस स्टेट में आपको एक अपना ऑफिस डालना पड़ेगा, एक अपना प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा वहां पे। लेट से आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं या नोएडा में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप काम मध्य प्रदेश या हरियाणा या फिर आप JNK में करना चाहते हैं, तो वहां पे किस प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन चाहिए, उस स्टेट गवर्नमेंट से आपको लोन मिलेगा। तो उस स्टेट में आपका एक ऑफिस होना चाहिए, सर्विस ऑफिस होना चाहिए, जो कि फैसिलिटेट करे, सारे डॉक्यूमेंटेशन वो सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा और ये कंफर्म करेगा कि हमारी जो सर्विसेज है वो इस ऑफिस से ऑफर की जाएंगी, तो इसके लिए मुझे लोन है चाहिए। ठीक है। कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोन तब देती है जब आप उनके स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। यस राइट सर। या एंड वन मोर थिंग, अब जैसे मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा तो नियरली 38 इयर्स है, नाउ आई एम 59 इयर्स ओल्ड। तो अभी तो मेरे अगर जैसे बोला था कि लोन की मेरी तो एलिजिबिलिटी नहीं है, बट कैन दिस बी गिवन टू माय डॉटर और माय वाइफ, because they are also part of my company as a director? See, if are you also director or not? Yes, I am also director and my wife is also director and my daughter is also director. In that case, if you talk about the experience, then the combined experience will be seen कि आपकी जो पूरी टीम है, तो टीम का अगर एक्सपीरियंस है, that will be counted. Okay. And so the loan will be can be given in the name of the director or in the name of the company? Company. So
डायरेक्टर अगर लेता है तो उसका सेपरेट लोन होगा. So yeah, so my question is, when the अब जैसे मैं 3 डायरेक्टर हैं, तो can we apply for the women category as one of the directors? वो डायरेक्टर का पर्सनल लोन होगा सेपरेट, उसका कंपनी से लेना देना नहीं होगा. Then in that case, that woman director need to apply for MSME registration first, start their own business first, then they can get the funding in their own name. That will nothing to do with the company. Okay, understand. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. So, Richa, can we conclude now, or anybody have any further question? सर, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 6 बजे तक हमारा वेबिनार रहेगा, काफी अच्छा आज का वेबिनार रहा सर. थैंक यू सो मच सर, काफी इंफॉर्मेटिव था आज का वेबिनार. मैं सभी के क्वेश्चंस भी पढ़ी थी और आप सभी के आंसर्स दिए जा रहे थे. तो थैंक यू सो मच सर, आज के लिए आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. थैंक यू सो मच सर. और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी, मिस्टर आर गोपीनाथ राव जी हमारे साथ आज ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज वो मीटिंग में थे, इस वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए. तो अनिरुद्ध सर, थैंक यू सो मच अगेन आज की वेबिनार को अटेंड करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Richa, and thank you, Shashank. You guys are really doing fantabulous job to educating and making aware about the schemes and all to all the entrepreneurs, because this is very rare. Nobody is there to help the entrepreneurs even on the MSME front. Yes. MSME जो है उसे बहुत एजुकेशन की, बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है. और यूजुअली अब जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं मेट्रो सिटीज में मेरे काफी फिजिकल सेशंस होते हैं, बट वर्चुअली और मैं हर जगह पहुंच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है. बट सिंस यू गाइस आर वर्किंग सो हार्ड टू एजुकेट द MSME, सो आपके इन वेबिनार्स के थ्रू मैं कनेक्ट कर पाता हूँ और जो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट होता है आई कैन एक्सटेंड. सो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. विश यू ऑल द सक्सेस एंड कीप राइजिंग, कीप ग्रोइंग, कीप थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. Thank you everybody for joining us. Thank you. Thank you sir. So मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी, अगर आपकी कोई भी आज के वेबिनार से रिलेटेड या फिर डिलेड पेमेंट या फिर MSME की कोई भी स्कीम जाननी हो आपको, या फिर आपको हमारे एक्सपर्ट से जुड़ना हो, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और हम हमारे एक्सपर्ट से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कराएंगे. अगर आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है आपके बिजनेस में, तो डायरेक्ट हम हमारे एक्सपर्ट्स के कनेक्ट कराते हैं एक्सपर्ट से. सो जाइए जल्दी से और उद्यमिता हेल्पलाइन की मेंबरशिप लीजिए और कनेक्ट कराइए अपने आप को एक्सपर्ट से और हमसे. तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का. थैंक यू सो मच.